तो जो आज हमारा टॉपिक है वह है परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि परिसंचरण तंत्र होता क्या है। तो परिसंचरण तंत्र क्या होता है, बेसिकली ये 3 शब्दों से मिलकर बनता है। एक परि होता है, दूसरा संचरण होता है, तीसरा होता है तंत्र होता है। संचरण मतलब होता है किसी भी चीज़ को कहीं पर पहुंचाना। तो हमारे शरीर में जो पहुंचाने का कार्य होता है इस परिसंचरण तंत्र द्वारा किया जाता है। और परि मतलब होता है, परि मतलब जो भी पहुंचाया जा रहा है वो क्या हो रहा है, सर्कुलेशन में हो रहा है, फिर से रिटर्न हो रहा है, फिर से रिटर्न हो रहा है, फिर से रिटर्न हो रहा है, बाहर निकल के कहीं नहीं जा रहा है, तो आपका परिसंचरण हो जाता है। फिर तंत्र मतलब किससे मिलकर बना हुआ है, अंगों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। तो कार्य क्या होता है, संचरण करने का कार्य होता है। तो किसको संचरित करता है, ये सबसे पहले पाचन क्रिया के दौरान, पाचन के पश्चात जो पोषक पदार्थों का निर्माण होता है, जो पोषक पदार्थों का निर्माण होता है उसको परिसंचरित करने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। सेकेंड, हमारे पास ग्रंथियां होती हैं, ग्रंथियों के द्वारा हार्मोनों का स्राव किया जाता है। इन हार्मोनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य भी इसके द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट, जब पाचन क्रिया के दौरान पोषक पदार्थों का निर्माण होता है, उसी दौरान ऐसे पदार्थों का भी निर्माण होता है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं होते। उन पदार्थों को उनके उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाने का कार्य भी इसी के द्वारा किया जाता है। मतलब उत्सर्जी पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाने का कार्य भी इसके द्वारा ही किया जाता है। जैसा हमने देखा था कि यूरिया था, तो यूरिया को कहाँ तक पहुंचाने का कार्य, किडनी तक पहुंचाने का कार्य किसके द्वारा किया गया था, रक्त के द्वारा किया गया था। वहां पर क्या हो गया था, किडनी में क्या यूरिया अलग हो गया था, यूरिन अलग हो गया था और यूरिन फॉर्मेशन हो गया था। तो कार्य किसके द्वारा किया था, इसके द्वारा किया गया था। अब पोषक पदार्थ में क्या क्या होते हैं, तो पोषक पदार्थ में होता है कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, फैट भी होता है। क्लियर। कार्बोहाइड्रेट में हमें क्या पहुंचाना पड़ता है, हर एक सेल तक पहुंचाना पड़ता है, ग्लूकोज पहुंचाना पड़ता है। क्लियर। प्रोटीन क्यों पहुंचाना पड़ता है, क्योंकि डेवलपमेंट, हमारे शरीर का डेवलपमेंट, हर अंग का डेवलपमेंट जरूरी है। तो आपके विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन को पहुंचाना जरूरी हो जाता है। और फैट क्या होता है, फैट बेसिकली कार्बोहाइड्रेट से ही फॉर्म होता है। और क्या होती है, एक संचित ऊर्जा होती है। मतलब यदि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की कमी है और फैट की अधिकता है तो वही क्या करेगा, फैट कन्वर्ट होगा कार्बोहाइड्रेट में और ऊर्जा हमें प्रदान कर देगा। क्लियर। तो हमारे परिसंचरण तंत्र का होता है कार्य। तो यदि आपका क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से परिसंचरण तंत्र का कार्य कौन सा नहीं है, तो आपको एक कार्य याद होंगे तब आप बता सकेंगे कि कार्य कौन सा नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे परिसंचरण तंत्र का कार्य। तो परिसंचरण तंत्र होता कितने प्रकार का है, तो परिसंचरण तंत्र जो हम देखते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र को बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। जब हम इसको देखते हैं तो 2 प्रकार का होता है। पहला होता है रक्त परिसंचरण तंत्र, सेकंड होता है लसिका परिसंचरण तंत्र। तो पूछा जाता है कि हमारे शरीर में संचरण कितने प्रकार से किया जाता है, तो कितने प्रकार से किया जाता है परिसंचरण, 2 प्रकार से किया जाता है। संपन्नता जो की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, लसिका द्वारा की जाती है। मतलब पदार्थों को सेल तक, कोशिका तक पहुंचाने का कार्य जो संपन्न किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, वो लसिका परिसंचरण तंत्र के द्वारा किया जाता है। जबकि पहुंचाने का कार्य रक्त द्वारा किया जाता है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण तंत्र होता है हमारे शरीर में वो होता है रक्त परिसंचरण तंत्र। तो रक्त परिसंचरण तंत्र 3 अवयव से मिलकर बनता है। ये सबसे पहले जो अवयव होते हैं, सबसे पहले होता है रक्त। दूसरा जो होता है वह होता है रक्त जिसमें फ्लो होंगी, उसे बोलते हैं वाहिकाएं, उन्हें बोलते हैं वाहिकाएं, वेजल्स बोलते हैं। और तीसरा जो होगा वो होगा जो रक्त को इन वाहिकाओं में फ्लो करने के लिए आवश्यक होगा, उसका नाम रहेगा हृदय, हार्ट, और इसे ही हम बोलते हैं पंप। हमारे शरीर का जो पंप है वह है हृदय, हार्ट, पंप। क्लियर। अब सबसे महत्वपूर्ण है जो, जहां पर ये सब जो पीछे हमने देखा, हार्मोन, पोषक पदार्थ या तो फिर अन्य उत्सर्जी पदार्थ जिसमें बैठकर ये वाहिकाओं में घूम रहे होते हैं, वो होता है हमारा रक्त। तो रक्त को देखते हैं कि रक्त क्या है और यहां से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। तो ये लिखा, अब आता है हमारा रक्त। जितने यहां पर हम पॉइंट देखने वाले हैं, हर एक पॉइंट आपका एक क्वेश्चन है, तो रक्त सबसे पहला एक संयोजी ऊतक है।
रक्त, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि रक्त इनमें से क्या एक संयोजी ऊतक है, तो इनमें से एक रक्त है जो संयोजी ऊतक है। अब हमने यहाँ पर क्या बोला कि सबसे पहले संयोजी बोला, दूसरा बोला ऊतक बोला। तो सबसे पहले हमको संयोजन भी पता होना चाहिए, दूसरा हमको पता होना चाहिए ऊतक भी पता होना चाहिए। तो संयोजन, क्योंकि यह संयोजन स्थापित करता है, एक अंग को दूसरे अंगों से जोड़ने का कार्य करता है, मतलब कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, संयोजी ऊतक कहते हैं। और ऊतक क्यों बोल रहे हैं, ऊतक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये कोशिकाओं से निर्मित है, इसलिए इसे ऊतक कहते हैं। कोशिकाओं से निर्मित है। और कोशिका कौन सी कोशिका होती है हमारे पास, होती है आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाएं होती हैं, इसलिए तो ये क्या है, एक ऊतक है। क्लियर। सेकेंड, इसका पीएच वैल्यू पूछा जाता है, तो इसका पीएच वैल्यू होता है 7.4 और ये फिक्स वैल्यू होता है, ना ही बढ़ता है ना ही घटता है, इसलिए इसे बोला जाता है बफर विलयन बोला जाता है, बफर सॉल्यूशन बोला जाता है, विलयन कहा जाता है, बफर विलयन, जिसका पीएच वैल्यू स्थिर हो, ना ही घटे ना ही बढ़े। कई बार आ चुका हो क्वेश्चन है कि रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो आपके सामने है रक्त का पीएच वैल्यू 7.4 होता है। देन पूछा जाता है कि रक्त हमारे शरीर में, एक मानवीय शरीर में रक्त की कितनी वैल्यू होती है, तो मानवीय शरीर में, ह्यूमन बॉडी में रक्त की जो वैल्यू होती है उसके ह्यूमन वेट के 7% होती है, ह्यूमन वेट के 7%, ह्यूमन वेट के 7% होती है। और जब हम यहाँ पर 7% देखते हैं, इसलिए बोलते हैं कि जैसे नॉर्मली एवरेजन वैल्यू जैसे देखी जाती है कि मेल में यदि एवरेजन यदि हम वैल्यू देखते हैं तो लगभग 5.5 लीटर होती है, 5.5 लीटर होती है। जबकि यदि हम फीमेल में देखते हैं तो कितनी होती है, लगभग आधा लीटर, लगभग कम। क्योंकि एवरेजन यदि हम देखते हैं, वेट देखते हैं, यदि हम मेल में एवरेजन वेट, यदि स्वस्थ मनुष्य का वेट देखते हैं तो लगभग 70 से 75 देखते हैं, एक स्वस्थ मेल का वेट। और जो एवरेजन हाइट होती है, जो एवरेजन हाइट चल रही है उसके अकॉर्डिंग। क्लियर। अब क्योंकि हमने यहाँ पर 7% बोला, तो ऐसा नहीं होगा कि 100 किलो का व्यक्ति होगा तो उसके पास भी इतना ही होगा। ठीक है, हम तो बोलते हैं ना कि यदि 100 किलो का व्यक्ति होगा तो उसके पास ब्लड क्या होगा, क्वांटिटी ज्यादा होगी। खून दान करने की यदि बात आती है, ब्लड डोनेट करने की बात आती है, तो उन्हीं से सबसे पहले बोला जाता है कि आप ही डोनेट करो। जिसके पास, जो पतला दुबला होता है उसके पास क्या होता है, वेट कम, वेट के साथ क्या, ब्लड की मात्रा भी कम। क्लियर। तो नेक्स्ट आपका ये पूछा जाता है कि मेल में कितना होता है और फीमेल में कितना होता है। क्लियर। तो ये आपके कितने 5 पॉइंट है और ये आपके 5 क्वेश्चन है। अब आ जाता है कि जो ब्लड होता है, ब्लड का कंपोजिशन किस प्रकार से होता है। ब्लड का कंपोजिशन ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब ब्लड कंपोजिशन यदि हम देखते हैं, ब्लड कंपोजिशन जब हम देखते हैं, मतलब इसका संगठन जब हम देखते हैं, इसका संगठन हम देखते हैं, तो संगठन में जब इसका हम संगठन देखते हैं तो संगठन में ये 2 पदार्थों से मिलकर बनता है। ये 2 पदार्थों से मिलकर बनता है। सबसे पहला जो पदार्थ होता है वह होता है प्लाज्मा, सबसे पहला जो पदार्थ होता है वह है प्लाज्मा, और दूसरा जो पदार्थ होता है वह होता है आपका कणिकाएं, कणिकाएं। जो प्लाज्मा होता है इस पूरे रक्त में, ये पूरा 100% है। रक्त कितना है, इन दोनों को मिला के 100% है। तो पूछा जाता है कि इसमें रक्त में प्लाज्मा का कितना परसेंट होता है, तो 55 to 60% प्लाज्मा का परसेंट होता है, 55 to 60% प्लाज्मा का परसेंट होता है। एक क्वेश्चन आपका यही है कि एक पॉइंट है, ये एक क्वेश्चन यही है कि रक्त में प्लाज्मा का कितना परसेंट होता है, तो 55 to 60% प्लाज्मा का परसेंट होता है। देन बचा कितना, कणिकाएं बची, तो 45 to 40% क्या हो जाती हैं, आपकी कणिकाएं हो जाती हैं। अब आ जाते हैं हम प्लाज्मा में कि प्लाज्मा क्या है। तो रक्त का जो द्रवीय भाग होता है, जो द्रवीय भाग होता है, द्रवीय भाग वही क्या होता है, आपका प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में देखते हैं द्रवीय भाग एक बिल्कुल वाटर के समान ही होता है। यदि इसको हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे वाटर ही है, और वाटर से ही कंपैरिजन कर देते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें 90 to 92% जो होता है वह होता है वाटर। जल की मात्रा जो होती है वह 90 to 92% होता है। सेकंड क्वेश्चन आपका यही है,
सेकंड क्वेश्चन यही है। देन थर्ड क्वेश्चन क्या है, प्लाज्मा क्या कार्य करता है? तो प्लाज्मा गैसों के परिवहन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्लाज्मा गैसों के परिवहन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और प्रमुख रूप से किस गैस के परिवहन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो हमने देखा था किस गैस के परिवहन के लिए रिस्पॉन्सिबल था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के परिवहन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर? तो प्लाज्मा का विषय में यदि पूछा जाता है तो विषय में यही पूछा जाता है कि सबसे पहले हमारे रक्त का द्रव्य भाग कौन सा है? तो द्रव्य भाग हमारा प्लाज्मा है। सेकेंड, कितने परसेंट होता है वाटर? 90 to 92% इसमें वाटर होता है। थर्ड, कार्य क्या होता है? तो परिवहन करने का कार्य होता है। नेक्स्ट आता है आपका कणिकाएं। तो कणिकाएं, 3 प्रकार की कणिकाएं इसमें देखने को मिलती हैं। 3 प्रकार की कणिकाएं देखने मिलती हैं। फर्स्ट कणिका होती है उसको बोला जाता है आरबीसी। नेक्स्ट कणिका होती है वो होती है आपकी डब्ल्यूबीसी। नेक्स्ट कणिका जो होती है वह होती है आपकी प्लेटलेट्स। अब आरबीसी यदि हम देखते हैं तो सबसे पहले इसके जितने पॉइंट है इसके उतने ही क्वेश्चन है। जितने पॉइंट यहां पर दिखते हैं आरबीसी में उसके उतने ही क्वेश्चन बन जाते हैं। क्लियर? अब कौन कौन से पॉइंट आरबीसी के विषय में दिखते हैं? तो सबसे पहले आरबीसी का रंग पूछा जाता है कि आरबीसी का रंग कैसा होता है? तो आरबीसी का रंग होता है लाल कलर का, बिल्कुल रेड कलर का आरबीसी का रंग होता है। और रेड कलर का रंग किसके कारण होता है? ये आयरन की उपस्थिति के कारण होता है। ये आयरन की उपस्थिति के कारण होता है रेड कलर का रंग। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बन जाता है कि ब्लड का या तो आरबीसी का रेड कलर किसके कारण होता है? आरबीसी आयरन की उपस्थिति के कारण ये रंग है। देन इसका निर्माण कहाँ होता है? क्योंकि यदि आरबीसी के विषय में हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम उसका क्या करेंगे? जन्म करेंगे, फिर थोड़ी देर उनको चलाएंगे, फिर उसकी मृत्यु करेंगे, फिर उसके विषय में कुछ जानकारी कलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले इनका जन्म होता है। जन्म कहाँ होता है? एक बर्थ के पहले पूछा जाता है, बिफोर बर्थ पूछा जाता है, बिफोर बर्थ पूछा जाता है। तो ये होता है स्प्लीन और लिवर में। स्प्लीन और लिवर में होता है बच्चे के जन्म के पहले। क्लियर? भ्रूणीय अवस्था में। सेकेंड, जब जन्म हो जाता है तो कहां पर होता है फिर इनका आरबीसी का जन्म? तो होता है आफ्टर बर्थ। जब हम देख रहे हैं तो होता है बोन मैरो में। बोन मैरो। और बोन मैरो क्या होता है? तो बोन मैरो होता है हड्डियों के बीच का एक प्लेस होता है, खाली प्लेस होता है, ये कहलाता है आपका बोन मैरो। इसमें दोनों प्रकार की डब्ल्यूबीसी बनती है, आरबीसी बनती है। जो किनारे बनती हैं वो आरबीसी बनती है, आरबीसी का निर्माण होता है। जो बीच में बनती है वो होता है आपके डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। तो ये हमारे आफ्टर बर्थ। अब जब जन्म ले लिया है तो कितने दिन जिएंगी? तो इनके लाइफ स्पेन पूछा जाता है। लाइफ स्पेन कितना होता है? तो 20 से 120 दिन तक ये जीवित होते हैं। अब 20 से 120 दिन तक जीवित हैं तो इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या होती है, मतलब नंबर से यदि पूछा जाता है तो नंबर्स होती हैं 4.5 to 5 मिलियन पर mm³। 4.5 टू लगभग 45 से 55 लाख की संख्या में उपस्थित होती हैं। जब इतनी ज्यादा संख्या में उपस्थित होती है तभी कलर आता है आपके ब्लड का रेड, जब इतनी ज्यादा संख्या में उपस्थित होती हैं। देन इसमें पूछा जाता है कि इनका आकार कैसा होता है। इनका आकार कैसा होता है? तो द्विबलयाकार इनका आकार होता है। द्विबलयाकार इनका आकार होता है। क्लियर? कैसा आकार होता है? इस तरीके से आकार इनका होता है। अभी हम दिखाएंगे किस तरीके से होता है, सब फ्लो होते हुए भी दिखाएंगे किस तरीके से फ्लो होती हैं। हाँ, अब इनका जब हमको आकार पता चल गया, जब आकार पता चल गया तो इनका कार्य पता चल जाना चाहिए। इतना लिख गया। तो इनका कार्य क्या होता है? जब आकार इनका है तो कार्य इनका होता है, जो कार्य होता है इस आकार में, जो आकार यहां पर है उसमें किसको बिठा लेना? ऑक्सीजन को बिठा लेना। तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से किसका कार्य ऑक्सीजन को प्रवाहित करने का या तो फिर ऑक्सीजन को परिवहन करने का होता है? तो किसका परिवहन करने का होता है? आरबीसी का कार्य होता है। और कैसे परिवहित करता है? तो ये आरबीसी जो होती है, जो आरबीसी होती है यह 2 भागों से मिलकर बनती है। पहला होता है हेमे, और दूसरा होता है ग्लोबिन। पहला होता है हेमे, दूसरा होता है ग्लोबिन।
हेमे में ही आयरन उपस्थित होता है, हेमे में ही आयरन उपस्थित होता है। और यहाँ हेमे के साथ जब ग्लोबिन साथ में रहता है, हेमे के साथ जब ग्लोबिन साथ में रहता है मतलब HB फॉर्म में होता है, मतलब दोनों साथ में होते हैं, HB फॉर्म में होता है। तो जैसे ही ऑक्सीजन इसको RBC को देखती है तो इसमें क्या कर देती है, सीधे जुड़ जाती है। जब हमने आपको श्वसन पढ़ाया था तो आपको यही बताया था कि कैसे जुड़ रही थी, ऐसे सीधे जुड़े आती है और HbO2 बना लेती है। और एक कैसा यौगिक रहता है, एक अस्थायी यौगिक रहता है, एक अस्थायी यौगिक रहता है जिसके फॉर्म में क्या करती है, फ्लो करती है, जिसके फॉर्म में फ्लो करती है। देन यहां पे हमने देखा आरबीसी का कार्य भी देख लिया, आरबीसी का आकार भी देख लिया और आरबीसी के हमने जन्म भी देख लिया। अब मृत्यु बची, तो 120 से 120 दिन तक जीवित रहने के पश्चात इसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु जब हो जाती है तो इसको अवशोषण करने का जो कार्य किया जाता है, जो अवशोषण करने का कार्य किया जाता है आरबीसी का, यह किया जाता है लिवर और स्प्लीन द्वारा, यह किया जाता है लिवर और स्प्लीन द्वारा। अवशोषण करने का जो कार्य किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है, लिवर और स्प्लीन। मतलब जहां पर जन्म हुआ वहीं पर मृत्यु हुई। हम अपने से अनुमान लगा लो कि हमारे यहीं पर जन्म होता है, यहीं पर मृत्यु होती है, तो यहां पर भी क्या है कि यहीं पर जन्म हो रहा है, यहीं पर मृत्यु हो रही है। चूंकि यहीं पर जन्म हो रहा है, यहीं पर मृत्यु होती है, इसलिए इसे कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का कब्रगाह, आरबीसी का कब्रगाह, आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। अब आरबीसी की जो संख्या होती है, हमने बेसिकली नॉर्मली आरबीसी की संख्या कितनी देखी कि 4.5 टू 5.5 मिलियन पर MM³ देखी। पर आरबीसी की संख्या समय के अनुसार बढ़ती भी है और घटती भी है। तो कब बढ़ती है और कब घटती है पूछा जाता है। तो बढ़ती कब है, ये जब कोई भी हार्ड वर्क किया जाता है, हार्ड वर्क किया जाता है, तब आरबीसी की जो संख्या हो जाती है, आरबीसी की जो संख्या हो जाती है वो हो जाती है, बढ़ जाती है। आपका चेहरा लाल हो जाता है, ठीक है, समझ में आने लगता है कि आरबीसी की संख्या क्या हो गई है, बढ़ गई है। देन जब आप सो जाते हैं, स्लीपिंग के दौरान आरबीसी की संख्या घट जाती है, स्लीपिंग के दौरान आरबीसी की संख्या घट जाती है। देन पूछा जाता है कि आरबीसी के में केंद्रक होता है कि नहीं होता है, तो इसमें केंद्रक नहीं होता, इसमें केंद्रक नहीं होता। इनिशियल स्टेज में इसमें केंद्रक होता है, जब ये उत्पन्न होती तब इसमें केंद्रक होता है, इसलिए इसे यूकैरियोटिक सेल में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि इसको प्रोकैरियोटिक सेल में रखा जाता है या तो यूकैरियोटिक सेल में रखा जाता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होती हैं जिनमें केंद्रक, जिनमें न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक नहीं होता, जिसमें केंद्रक नहीं होता। अर्थात इसमें क्या नहीं है, केंद्रक नहीं, तो रखना किसमें चाहिए, इसमें रखना चाहिए। पर हमने क्या बोला, इनिशियली इसमें क्या होता है, केंद्रक होता है, इसलिए इसे यूकैरियोटिक सेल में रखा जाता है, इसे यूकैरियोटिक सेल में रखा जाता है। मतलब कोशिका कैसी होती है, यूकैरियोटिक वाली एक कोशिका होती है। नेक्स्ट, इसके कुछ अपवाद भी होते हैं, अपवाद होते हैं जिनमें केंद्रक होता है। तो लामा एंड कैमिल, ऐसे जो दो अपवाद हैं, और अपवाद बेसिकली नहीं है, दोनों एक ही प्रजाति के हैं। ये छोटा होता है, लामा थोड़ा छोटा ऊंट होता है, और जब बड़ा ऊंट होता है, जैसे हम ऊंट बेसिकली बोलते हैं, तो ये ऊंट है, उसी का छोटा भाई ये है लामा, जो हमारे यहाँ देखने मिलता है। ऑस्ट्रेलिया साइड आपको देखने मिल जाएगा, लामा ऑस्ट्रेलिया साइड देखने मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखने मिलता है। बेसिकली है दोनों प्रजाति किसकी, ऊंट की ही प्रजाति है। उनकी गर्दन दोनों की सेम होती है, बस आकार में डिफरेंस होता है। तो इनमें क्या होता है, इनमें होता है न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, केंद्रक होता है। तो हमारी पूरी आरबीसी की जितनी विशेषताएं होती है, जितने क्वेश्चन यहाँ से आज तक बने हैं और बनते हैं, पूरी आपके सामने यहीं पर लिखी हुई हैं, और यही आपकी क्वेश्चन भी है और यही आंसर। तो एक बार और आरबीसी हम देखते हैं कि आरबीसी क्या क्या बताती है। तो आरबीसी सबसे पहले यदि हम देखते हैं, ब्लड देखते हैं, तो ब्लड किससे बना हुआ है, ब्लड दो भागों से मिलकर बना हुआ है, एक प्लाज्मा से बना हुआ है, एक कणिकाओं से मिलकर बना हुआ है। प्लाज्मा में कितने परसेंट
वाटर प्लाज्मा कितने परसेंट रहता है आपके रक्त में, तो 55 to 60%। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही आ जाता है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही है, कितने परसेंट है। सेकेंड क्वेश्चन होता है कि प्लाज्मा कैसा होता है, तो प्लाज्मा होता है द्रवीय भाग होता है, हल्का, इसका रंग भी क्या होता है, हल्का येलो रंग का होता है, हल्का पीला रंग का होता है, द्रवीय भाग होता है, इसका रंग होता है हल्का पीला होता है, और इसमें 90 से 92% क्या होता है, वाटर होता है, 90 से 92% वाटर होता है। रिमेनिंग जो 8% होता है वो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थ एंड प्रोटीन होती हैं, एंड प्रोटीन। नेक्स्ट, कार्य इसका क्या होता है, तो कार्य होता है गैसों का परिवहन करना। और किस गैस का परिवहन करना, तो हमने देखा ये कार्बन डाइऑक्साइड की गैस का परिवहन करना, जब हमने कब देखा था, जब हमने श्वसन में देखा था। क्लियर। देन इसके बाद ये हमारा द्रवीय भाग है, द्रवीय भाग में कुछ कणिकाएं दिखाई देती हैं, मतलब ये द्रवीय भाग हो गया, इसमें कुछ 3 कणिकाएं दिखाई देती हैं। पहली कणिका होती है आपकी आरबीसी होती है, पहली कणिका होती है आपकी आरबीसी होती है। दूसरी कणिका होती है आपकी डब्ल्यूबीसी होती है, दूसरी आपकी डब्ल्यूबीसी होती है, और तीसरी होती है प्लेटलेट्स होती हैं, तीसरी होती है प्लेटलेट्स होती हैं। क्लियर। आरबीसी का आकार कैसा रहता है, आकार द्विबलयाकार आकार रहता है, और द्विबलयाकार आकार होने के कारण इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है ऑक्सीजन को प्रवाहित करना, परिवहन करना। क्लियर। देन आरबीसी बनी किससे, इनका निर्माण कहाँ होता है, तो बिफोर बर्थ कहाँ पर निर्माण होता है, स्प्लीन या तो फिर लिवर में इनका निर्माण होता है बिफोर बर्थ, पर आफ्टर बर्थ कहां पर होता है, तो बोन मैरो में इनका निर्माण होता है। जब बर्थ हो गया तो इनकी संख्या कितनी होती, कितनी संख्या में उत्पन्न होती है, तो 4.5 to 5.5 मिलियन पर mm³ संख्या में उत्पन्न होती है। नेक्स्ट पूछा जाता है कि जब इन्हें जन्म ले लिया है, इतनी संख्या में जन्म ले लिया है, इतनी संख्या में जन्म ले लिया है, तो कितने दिन तक जीवित रहेंगी, तो 20 से 120 दिन तक जीवन रहेंगे। अब जीवन भी इन्हें जी लिया, 120 दिन तक हो गए, तो ये मृत होंगी, तो कहाँ मृत होंगी, ये मृत होंगी लिवर में मृत होंगी, लिवर या तो स्प्लीन में मृत होंगी, और वहीं पर क्या कर लिया जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। लिवर मृत तो वहीं पर होंगी, पर एब्जॉर्ब किसके द्वारा किया जाएगा, लिवर के द्वारा किया जाएगा। मृत कहाँ हो गई, जो आपके वेजल्स में जा रही हैं वहीं मृत हो गई, एब्जॉर्ब इसके द्वारा किया जाएगा। क्लियर। देन एक किस प्रकार की सेल होती हैं, ए यूकैरियोटिक सेल होती है। क्यों होती हैं, क्योंकि इनिशियली इसमें केंद्रक होता है, पर बाद में इनमें केंद्रक नहीं होता। देन किन में केंद्रक होता है, तो लामा है और कैमेल है, लामा और कैमेल है, 2 प्रजाति, एक ही प्रजाति है बेसिकली, इनमें क्या होता है, केंद्रक होता है। देन कब बड़े आती हैं, तो बड़े तब जाती हैं जब आपके द्वारा हार्ड वर्क किया जाता है, मतलब यदि आप माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे हैं या तो कुछ भी कर रहे हैं ऐसा वर्क जिसमें आपका वर्क हार्ड हो रहा है, तो आपका आरबीसी में इंक्रीमेंट हो जाता है। देन स्लीपिंग के दौरान ये आरबीसी कम हो जाती है। क्लियर। तो हमारी आरबीसी है, आरबीसी कितने परसेंट होती है, तो आरबीसी सबसे अधिक परसेंट होती है, लगभग यदि 55% क्या है आपके कणिकाएं हैं, यदि हम कणिकाओं की देखते हैं तो कितनी 45% कणिकाएं हैं, तो 45% में 44% आपकी आरबीसी ही होती हैं। रिमेनिंग 1% जो हो जाती हैं वो डब्ल्यूबीसी जाती हैं और प्लेटलेट्स जाती हैं। रिमेनिंग 1% है जो वो डब्ल्यूबीसी रहती हैं और वो क्या रहती हैं, प्लेटलेट्स रहती हैं। अब थोड़ी थोड़ी और छोटे छोटे कार्य किसके हैं, डब्ल्यूबीसी के और प्लेटलेट्स के हैं, तो इनके और हम देख लेते हैं। क्लियर। तो डब्ल्यूबीसी क्या होती हैं और किस प्रकार से कार्य करती हैं। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल। आरबीसी में इनका अदर नाम भी पूछा जाता है, तो आरबीसी में इनका अदर नाम होता है एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी का जो अदर नाम होता है जो पूछा जाता है, क्योंकि सबको पता है आरबीसी का फुल फॉर्म पता है, बहुत पहले और कई बार पूछा जा चुका है कि आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, पता है। अब नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट ये पूछा जाता है कि जब इतने बार वो पूछ लिया गया है तो उसमें कंटिन्यूटी नहीं रखते हैं, रिपीटेशन नहीं देते हैं, तब पूछते हैं कि आरबीसी का अदर नेम क्या है, तो आरबीसी का अदर नेम क्या है, एरिथ्रोसाइट्स है। क्लियर। देन आता है डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स। तो वाइट ब्लड सेल्स सबसे पहले यदि हम इनका जन्म देखते हैं तो जन्म कहाँ होता है,
जन्म होता है इनका बोन मैरो में ही होता है। अभी अब हम सीधे किसके बाद देख रहे हैं, बर्थ के बाद देख रहे हैं, तो कहाँ होता है, बोन मैरो में इसका जन्म होता है, बोन मैरो में इसका जन्म होता है। देन इनका अदर नाम क्या होता है, अदर नाम होता है ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट। तो ए जरूर याद रखें आप, ए नाम जरूर याद रखें, क्योंकि पता है WBC यदि पूछेंगे सबसे बन जाएगा। ल्यूकोसाइट हमको याद रखना है, जो याद रखना होता है, जो आपको याद है, जो याद है उनको छोड़ दिया करे, जिसको याद रखना है उनको क्या कर दिया करे, स्टार बना लिया करे, कि हमको बार बार किसको पढ़ना है, इस चीज को पढ़ना है। क्लियर, तो ल्यूकोसाइट इनको बोलते हैं। देन इनकी जन्म हो गया, मृत्यु भी वहीं हो जाती, लिवर में मृत्यु हो जाती है, मृत्यु लिवर में हो जाती है। कार्य क्या होता है, कार्य सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो आपकी इम्यूनिटी पार, इम्यूनिटी पार बनाना, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करना इसी का कार्य होता है। देन पूछा गया क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि इनमें प्रकार पूछे जाते हैं कि प्रकार में से एक किसका प्रकार है। तो ये बेसिकली होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कणिकीय, कणीय, दूसरा होता है अकणीय, अकणीय। कणीय में जो कणीय होते हैं दो क्या होते हैं, अकणीय सबसे पहले देखो, अकणीय होते हैं मोनोसाइट, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। मोनोसाइट पूछा जाता है कि लिम्फोसाइट पूछा गया क्वेश्चन है कि लिम्फोसाइट किसका प्रकार है, WBC का प्रकार है, RBC का प्रकार है, प्लेटलेट्स का प्रकार है, या तो लिम्फोसाइट के विषय में ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि लिम्फोसाइट का कार्य क्या है। तो लिम्फोसाइट का कार्य सबसे महत्वपूर्ण होता है, आपके शरीर में जो बैक्टीरिया की किलिंग प्रोसेस होती है सबसे अधिक इसी के द्वारा की जाती है, लिम्फोसाइट के द्वारा। और पूछा जाता है कि इनमें से सबसे बड़ी कौन सी, सबसे छोटी कौन सी है, तो मोनो होती है सबसे बड़ी, सबसे बड़ी मोनोसाइट जो होती है बेसिकली यहाँ पर मोनोसाइट, मोनोसाइट होती है, ए सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी मोनोसाइट होती है सबसे बड़ी। जब सबसे बड़ी है तो उसके सामने कुछ भी खड़ा हो जाए तो वो छोटी दिखेगी, ठीक है। तो बाजू वाली जिसे हम बोलते हैं, साइड वाली बोलते हैं लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट बोलते हैं। ए होती है सबसे छोटी, सबसे छोटी। क्लियर, तो मोनोसाइट सबसे बड़ी, मोनोपोली बोले कोई बड़ी सबसे कंपनी है वही दिख रही है, छोटी वहां पर फिर कोई सी भी कंपनी खोल दिया जाए वो छोटी दिखेगी। तो लिम्फोसाइट क्या होती है, सबसे छोटी। जो अफेक्ट होती है एड्स के रोग में, जो अफेक्ट होती है यही अफेक्ट होती है। क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया किलिंग करने की काम इसी का होता है, बैक्टीरिया किलिंग करने का काम इसी का होता है। मतलब सबसे अधिक यदि इम्यूनिटी पावर आपको प्रोवाइड करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रोवाइड करती है, तो कौन करती है, आपकी लिम्फोसाइट। देन कणीय वाले भाग में आता है, तीन आती हैं, BEN, BEN से याद करते हैं। बी का फुल फॉर्म होता है बेसो, बेसोफिल। सबसे पहले रखो, याद रखो बेसो, बस याद रखो बेसो, फिर याद रखो इओसिनो याद रखो, और फिल और जोड़ दो इसमें, और फिर याद इसमें रखो न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल। तो BEN बेसो इओसिनो एंड न्यूट्रो, बेसो इओसिनो एंड न्यूट्रो, ये तीन और प्रकार हो जाते हैं जो कणीय भाग में आते हैं, किसके, WBC के कणीय भाग में आते हैं। और ये न्यूट्रोफिल होता है। अब इसमें पूछा जाता है कि सबसे अधिक संख्या में कौन सी होती है, तो सबसे अधिक संख्या में जो होती है वो होती है आपकी न्यूट्रोफिल, सबसे अधिक संख्या में, अधिक संख्या में ये होती है आपकी न्यूट्रोफिल। सबसे कम संख्या में पूछा जाता है कि सबसे कम संख्या में कौन उपस्थित होती है, तो ये न्यूट्रोफिल है, तो सबसे कम संख्या में उपस्थित होती है बेसोफिल। ये उठ ही नहीं पाई अभी, बेस मतलब बेस से उठ ही नहीं पाई। कुछ ऐसे तरकीब आप बना लिया करें कि आपको याद रहे, रटने की कोशिश मत करो। जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको, मोनोसाइट मतलब सबसे बड़ी है मोनो, ठीक है, उसके साइड में कुछ भी खड़ा हो जाएगा तो सबसे छोटी होगी, तो एल लिम्फोसाइट सबसे छोटी है। अब यहाँ पर न्यूट्रो मतलब न्यूट्रल जो व्यक्ति रहेगा वो हर जगह दिखेगा, मतलब सबसे अधिक संख्या में वही है, ठीक है। और
बेस जो बेस से ही नहीं उठ पा रहा है, आधार से ही नहीं उठ पा रहा है, मतलब वो सबसे छोटी है, तो ये आपकी सबसे कम है, सबसे कम है, सबसे कम। तो ये आपके 4 क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं कि सबसे अधिक कौन होता है, सबसे कम कौन सा होता है, सबसे बड़ी कौन सी होती है, सबसे छोटी कौन सी होती है। या तो फिर 4 से और 5वां क्वेश्चन बन जाता है ये किसका प्रकार है, किसका प्रकार है। लिम्फोसाइट, यदि एड्स के रोग में कौन प्रभावित होती है, तो कौन प्रभावित होती है, लिम्फोसाइट ही प्रभावित होती है। यहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, जितने पॉइंट है उससे क्वेश्चन तो बन ही रहे हैं और इसके अंदर से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हमारी हो जाती है WBC, और WBC का जन्म हमने देखा, मृत्यु देखी, संख्या कभी कभी एक कम पूछी आती है बेसिकली, तो 9 से 20 दिन तक मानी जाती है NCERT में। इसकी लाइफ स्पैन जो माना जाता है NCERT में 9 से 20 दिन तक माना जाता है, और 4 से 5 दिन, 4 से 5 दिन और 3 से 5 दिन माना जाता है जो अदर बुक्स हैं, अदर बुक्स हैं। तो इसलिए इसमें क्या कंफ्यूजन रहता है, तो एक कम पूछा जाता है बेसिकली ये क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि RBC में बिल्कुल परफेक्ट है, 20 से 120 दिन तक, हर जगह आप देखोगे तो 20 से 120 दिन तक देखोगे, तो ये उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है तो ये नहीं पूछा जाता है। बाकी जितने आपको पॉइंट दिख रहे हैं, ये पॉइंट इसके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। देन आता है हमारा प्लेटलेट्स, इतना लिखा, देन आएगा हमारा प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स जब देखते हैं तो प्लेटलेट्स का सबसे पहले तो इसका नाम ही पूछा जाता है, प्लेटलेट्स। तो यहीं से T से निकालो थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट इसका अदर नेम होता है, थ्रोम्बोसाइट इसका अदर नेम होता है। देन प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है, तो प्लेटलेट्स का कार्य होता है ब्लड की क्लॉटिंग करना, ब्लड क्लॉटिंग करने का इसका कार्य होता है, ब्लड क्लॉटिंग करने का कार्य होता है। कहाँ पर क्लॉटिंग, किसके द्वारा क्लॉटिंग करता है, तो लिवर के द्वारा एक प्रोटीन निकलती है जिसका नाम होता है फाइब्रिनोजिन। फाइब्रिनोजिन एक प्रोटीन निकलती है जो ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होती है, ये होती है ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होती है। और निकलती कहाँ से है, तो लिवर से निकलती है। और कब सहायक होती है, जब कोई घाव लग जाए आपके शरीर में तभी सहायक होती है। घाव लगने के बाद जहां यदि बाहर घाव लग जाए तब ये सहायक होती है। अंदर ब्लड क्लॉटिंग ये नहीं करती, अंदर भी करती है, ब्लड क्लॉटिंग करती है। यदि वहां पर भी इस तरीके की अवस्था उत्पन्न हो गई, मतलब वहां पर क्या, ब्लड रुक गया, तो फिर वहां पर ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी। ब्लड का रुकना जरूरी है क्लॉटिंग होने के लिए, ठीक है। तो बाहर क्लॉटिंग कैसे करती है, तो क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एक तत्व, पूछा जाता है कि क्लॉटिंग के लिए कौन सा तत्व रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये तत्व होता है कैल्शियम। ये तत्व है, ये क्या है आपका, प्रोटीन है। ये क्या है आपका, प्रोटीन, ये प्रोटीन है। और साथ में एक विटामिन पूछा जाता है कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है, तो के। जब के मिल जाता है तो इसका नाम भी पूछा जाता है, के से क्लॉटिंग, याद रख लेना, के से क्लॉटिंग। जब हमको के मिल जाता है तो ये पूछा जाता है कि के का नाम क्या होता है, तो नाम होता है फाइलोकेनॉन, फाइलोकेनॉन इसका नाम होता है, फाइलोकेनॉन इसका नाम होता है। क्लियर। पर यदि ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, तो एक रोग माना जाता है जिसे बोला जाता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक रोग माना जाता है, तो इसे हीमोफीलिया का रोग कहते हैं, जिसमें आपके शरीर में ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती, बाहर भी ब्लड फ्लो होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हीमोफीलिया यदि नॉर्मली हीमोफीलिया रोग है तो क्या हो जाएगा, ब्लड क्या होता है, बहता जाएगा, मतलब बाहर निकलता जाएगा। पर ब्लड क्लॉटिंग यदि होना रहेगी तो कितने मिनट में हो जाती है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाता है कि कितने मिनट में ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, तो मुश्किल से मुश्किल आपके 3 से 5 मिनट लगते हैं जिसमें ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। 3 से 5 मिनट में आपकी ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। कैल्शियम तत्व को कैसे याद रखें कि सबसे पहले जब ब्लड क्लॉटिंग होती है तो वाइटनेस आपके आती है, वाइटनेस आएगी। उसके बाद जो वाइटनेस आएगी, मतलब वाइटनेस किसका प्रतीक होता है, कैल्शियम का प्रतीक होता है। क्यों? क्योंकि दूध है, दूध भी यदि हम पीते हैं तो उसमें क्या होता है, कैल्शियम की मात्रा सबसे अधिक होती है। दांत में कैल्शियम होता है, हड्डियों में क्या होता है, कैल्शियम होता है। आप चूना देख रहे हो तो चूना में क्या है, कैल्शियम है। मतलब जहां पर भी यदि वाइटनेस उपस्थित है तो उसमें क्या है, कैल्शियम की मात्रा उपस्थित है। देन वो धीरे धीरे क्या आएगा, व्हाइट होगा, व्हाइट से धीरे धीरे क्या होने लगेगा, ये ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्लैक में वो आप देखते हैं कि ब्लैक में चमड़ी जम जाती है, फिर उसको अलग करके फिर आप देखते हैं कि नई चमड़ी आ जाती है।
तो ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से तो आपके यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि अगर प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं, तो प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। सेकंड पूछा जाता है कि कार्य क्या होता है, तो उसका कार्य क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग का कार्य होता है। जैसे ही ब्लड क्लॉटिंग आए तो हमको पता होना चाहिए कि किसके द्वारा ब्लड क्लॉटिंग होती है, फाइब्रिनोजन के द्वारा। याद रखो फाइब्रिनोजन नाम ऐसे कैसे याद रखो कि फाइबर का निर्माण करता है, आपके शरीर के बाहर फाइबर का निर्माण करता है, मतलब एक कैसी बना लेता है, एक जालीनुमा संरचना। आप देखो कि जालीनुमा संरचना बना लेता है, जालीनुमा संरचना बना लेता है, फाइबर का निर्माण कर देता है। प्रोटीन होती है, एक प्रकार की प्रोटीन होती है, कहाँ से निर्मित होती है, लिवर से निर्मित होती है। देन जब लिवर से प्रोटीन निर्मित होती है तो कौन सा तत्व रहता है साथ में, कैल्शियम। कैल्शियम ये तत्व रहता है जो आपको ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। देन विटामिन की बात पूछी जाती है तो विटामिन कौन सा होता है, के, जिसका नाम पूछा जाता है तो फाइलोक्विनोन इसका नाम होता है। यदि ये सब नहीं हो रहा है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो रहा है, तो एक प्रोटीन भी जिम्मेदार होता है। एक प्रोटीन अंदर, जो अंदर है, यदि ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है तो एक प्रोटीन जिम्मेदार होता है, इसी के साथ वाला प्रोटीन रहता है, वो रहता है फाइब्रिन, वो होता है हेपेरिन, वो होता है हेपेरिन। हेपेरिन एक प्रोटीन होता है जो आपके शरीर के अंदर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देता। शरीर के अंदर यदि ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा है तो किस कारण से नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे पास एक और प्रोटीन है जो इसका अपोजिशन कर रही है, इसका अपोज कर रही है। वो प्रोटीन का नाम क्या है, हेपेरिन नाम है। क्लियर। देन हीमोफीलिया रोग हो जाता है, ये सब नहीं हो रहा तो हीमोफीलिया, और 3 से 5 मिनट तक नॉर्मल जो समय होता है वो कितना मिनट लगता है, 3 से 5 मिनट लगता है। तो ये हमारा पूरा ब्लड हुआ। ब्लड में हमने जिसमें देखा कि आपने ब्लड का फॉर्मेशन देखा, सबसे पहले देखा कि ब्लड होता क्या है, कि ब्लड क्या होता है, एक संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, हमको पता होना चाहिए कि ये कोशिका नहीं है, क्या है, एक ऊतक है, और कैसा है, संयोजन स्थापित कर रहा है, इसलिए ये संयोजी ऊतक है। सेकंड हमने क्या देखा कि ये करता क्या है, इसका पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7.4 पीएच वैल्यू होती है। नेक्स्ट हमने क्या देखा कि क्वांटिटी कितनी होती है, तो 7% ऑफ द बॉडी वेट ऑफ द ह्यूमन, मतलब आपके भार की 7% वैल्यू इसकी रहती है। देन हमने देखा कि नॉर्मल देख लिया, और मेल में देख लिया, और फीमेल में देख लिया। उसके बाद हमने कंपोजिशन देखा, तो हमने देखा प्लाज्मा देखा, आरबीसी देखा, डब्ल्यूबीसी देखा, एंड प्लेटलेट्स देखी। और उससे जितने क्वेश्चन निर्मित होते हैं, लगभग 50 क्वेश्चन यहीं से निर्मित हो सकते हैं आराम से। 50 से ज़्यादा क्वेश्चन अभी हम निर्मित करवाना चाहें तो 50 से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 50 से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं यहाँ से, और क्योंकि प्रत्येक पॉइंट आपका एक क्वेश्चन है। तो आज यहाँ पर ब्लड हुआ, कल इसके आगे चलेंगे। यहीं क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।